चलो दोस्तों, अभी अपन सेकेंड चैप्टर का सेकेंड यूनिट थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर रिवाइज करेंगे, फटक से ट्राई करेंगे, आधे घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोला, वांट्स के बारे में बातें करें। वांट्स मतलब विश या डिज़ायर या मोटिव, मेरे को कोई तो चाहिए, मेरे को वो चाहिए गाड़ी, तो इसको बोला जाता है वांट। इसका मतलब होता है टू ओन। अच्छा, किस चीज़ का विश, कि मैं उसको ओन करूँ या यूज़ करूँ जिससे मेरे को मिलेगा सेटिस्फैक्शन। रिसोर्स मतलब क्या, वो गुड्स एंड सर्विस जिसको मैं ओन या यूज करना चाहता हूं जिससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो वांट मतलब कि मेरी इच्छा है कि मैं किसी को वापरूं, और जिस चीज को वापरने गए उसको बोलते गुड्स या उसको बोलते रिसोर्सेस। अब जिंदगी में अड़चन के, जिंदगी में अड़चन है कि मेरे रिसोर्सेस लिमिटेड है लेकिन वांट्स अनलिमिटेड है। मैं इसको भी चाहता, उसको भी चाहता, बहुत सारी जनों को चाहता, लेकिन उनको खरीदने के रिसोर्सेस तो लिमिटेड। तो इस वजह से मेरे को चॉइस बनानी पड़ेगी कि कौन से वांट्स अर्जेंट है, किसको ज्यादा चाहता, किसको कम चाहता, वो मेरे को पता करना पड़ेगा। इसमें मेरा इकोनॉमिक्स मदद करेगा। इतना महत्वपूर्ण होता है दोस्त इकोनॉमिक्स, ध्यान दो जरा। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। अब वांट्स को क्लासिफाई करने के क्या क्या तरीके, तो तीन इसमें मैंने वांट्स को क्लासिफाई करा, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स आणि लग्जरी। अब नेसेसिटीज आर इसेंशियल फॉर लिविंग, बिना इसके जी नहीं पाएंगे, उसको नेसेसिटीज बोलते। उसमें भी तीन है, नेसेसिटीज फॉर लाइफ, नेसेसिटीज फॉर इफिशियंसी आणि कन्वेंशनल नेसेसिटीज। लेकिन एक चीज याद रख दोस्त, ये पूरा पेज खास महत्व है नहीं, फटाफट उड़काएंगे। नेसेसिटीज फॉर लाइफ मतलब क्या, मिनिमम साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए जितना जरूरी है, ये नहीं रहा तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा सच्ची में, उसको बोलते हैं नेसेसिटी फॉर लाइफ। जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, बिना इसके जी नहीं सकते। अब नेसेसिटी फॉर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब क्या, अगर मेरे को सिर्फ जीना है तो आधी रोटी में जी सकता मैं, लेकिन काम नहीं कर पाऊंगा, उतनी ताकत नहीं रहेगी मेरे में। लेकिन अगर काम करना है, अच्छे से काम करना है, तो मेरे को एक रोटी खानी पड़ेगी। तो नेसेसिटी टू मेंटेन लॉन्जिटिविटी, एनर्जी मेंटेन करने के लिए, एफिशिएंसी ऑफ वर्क मेंटेन करने के लिए आपको जो चीज की नेसेसिटी है, जो चीज की जरूरत है, उन जरूरतों को बोला जाता है नेसेसिटी फॉर लाइफ। इसमें एग्जांपल आता है नरिशिंग फूड, हेल्दी खाना खाएंगे, एडिक्वेट क्लोथिंग, क्लीन वाटर आणि एजुकेशन, ये एग्जांपल्स आते हैं नेसेसिटीज फॉर एफिशिएंसी। एग्जांपल्स याद रखेंगे दोस्त, जहां पे भी ना मैंने एग्जांपल लिखे ना, थियोरी से ज्यादा एग्जांपल्स महत्वपूर्ण रहते, क्योंकि एमसीक्यू में एग्जांपल्स पूछते हैं वो। बढ़ते आगे, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल नेसेसिटीज मतलब क्या, वो पहले नेसेसिटीज नहीं हुआ करते थे, लेकिन बाय कन्वेंशन मतलब इतने दिनों से उसको यूज कर करके हमको ऐसे लगने लगा कि वो नेसेसिटी है। जैसे कि टीवी, पहले किसी के घर पे टीवी नहीं होता था, रेयरली होता था, लेकिन अब क्योंकि सबके घर में टीवी इतने सालों से, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते अपना घर विदाउट टीवी। जैसे मेरे घर में टीवी नहीं, मैं जब 10th में था तब से टीवी नहीं है, लेकिन फिर भी जब अब रिनोवेट कराया तो अलग से एक प्रोविजन बना के रखा कि टीवी जब आएगा तो उधर लगेंगे। इतना कन्वेंशनल नेसेसिटी बन गया है। कंफर्ट्स, कंफर्ट ये लाइफ को कंफर्टेबल बनाएगा, सेटिस्फाइंग बनाएगा। ये नेसेसिटीज जितना अर्जेंट नहीं होता है, नेसेसिटीज से कम अर्जेंट होता है। मतलब आपके पास अगर रिसोर्सेस की बहुत ही कमतरता है तो पहले तो नेसेसिटी फॉर लाइफ खरीद ले बाबा, अगर और पैसा बचा तो नेसेसिटी फॉर इफिशिएंसी खरीद ले। ये सारी चीजें, ये खरीद के भी अगर पैसा बचा तो फिर कन्वेंशनल नेसेसिटीज वगैरह खरीद लो। वो खरीद के भी अगर पैसा बचा तो फिर कंफर्ट पे आने का, फिर लग्जरी पे आने का। समझा क्या? ऊपर हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स आपको मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? वांट्स को क्लासिफाई करके मदद कर डाला उसने। अब कंफर्ट, लाइफ को कंफर्टेबल बनाएगा, जैसे कि टेस्टी फूड, गुड हाउस, क्लोथ दैट सूट डिफरेंट ओकेजन। ये हमने इसके बहुत सारे मस्त भाई एग्जांपल्स ले लिए थे। शादी में नाइट ड्रेस पहन के गए थे क्या अपन? नहीं जाते। अगर शादी में आप नाइट ड्रेस पहन के नहीं जाते हो, शादी में शादी के कपड़े पहन के जाते हो और सोते वक्त शादी के कपड़े नहीं, नाइट ड्रेस में सोते हो, मतलब आप कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो। लग्जरीज, लग्जरीज मतलब वांट्स विच सेटिस्फाई सुपरफ्लुअस, विच आर सुपरफ्लुअस एंड एक्सपेंसिव। महंगी महंगी, जैसे वो 20 लाख रुपए की पॉलीथीन की बैग, वो लग्जरीज में आता। नॉट इसेंशियल फॉर लिविंग, ये बिल्कुल भी जीने के लिए जरूरी नहीं है, इसके बिना आप निवांत में जी सकते। एक्सपेंसिव क्लोथिंग
आणि एक्सक्लुसिव विंटेज कार्स. अब देख क्लोथिंग का हर जगह पे एग्जाम्पल आ रहा, सिर्फ क्लोथिंग नेसेसिटी फॉर लाइफ. कंफर्टेबल नहीं क्या, एडिक्वेट क्लोथिंग नेसेसिटीज फॉर एफिशिएंसी. क्लोथ्स दैट सूट डिफरेंट ओकेजन कंफर्ट. आणि एक्सपेंसिव महंगे वाले क्लोथिंग लग्जरी में आता. झालं पहला पेज. बढ़ते आगे. आपके पास नोट्स है क्या? तो नोट्स नहीं दी क्या? किधर है? हाँ भगवान का यूटिलिटी के बारे में बात करते. यूटिलिटी मतलब क्या? यूटिलिटी कोई भी गुड्स में, कोई भी चीज़ में कब होगी? जब उसमें वो ताकत है कि वो मेरी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है. वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. जैसे कि ये पैनल, वो मोबाइल फ़ोन, ये लाइट्स, वो एसी, ये सारी चीज़ों में मेरे लिए यूटिलिटी है. तो यूटिलिटी मतलब उस कमोडिटी में मेरी वांट को सेटिस्फाई करने की ताकत है. मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्टेड बाय कंज्यूमर. अगर मैं बोला यूटिलिटी 50, इसका मतलब क्या कि कितना सेटिस्फाई करा उस चीज ने मेरे को. अब मेरे को बताओ, क्या लैपटॉप की यूटिलिटी यानी ये माइक की यूटिलिटी सेम रहेगी क्या? नहीं. इसलिए लैपटॉप ज्यादा महंगा है, माइक सस्ता है. क्यों? क्योंकि वांट सेटिस्फाइंग अलग पावर है दोनों में. ये ज्यादा वांट सेटिस्फाई कर रहा, ये कम वांट सेटिस्फाई कर रहा, इसलिए सस्ता है. एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन बाय कंज्यूमर. इसका एक और चीज क्या बोल सकते हैं? एंटीसिपेटेड मतलब जब मैं लैपटॉप खरीदने को गया, मैंने कुछ तो अंदाजा लगाया होगा कि इतना खुशी मिलेगा मेरे को, इतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो उसको भी यूटिलिटी बोलते हैं. ये सब्जेक्टिव और रिलेटिव होते हैं. सब्जेक्टिव मतलब डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. किसी को ज्यादा यूटिलिटी मिल सकती है उसी चीज में, किसी को कम मिल सकता है. यानी एथिकली न्यूट्रल. 12वीं में इसको कलरलेस बोलते थे. कलरलेस कंसेप्ट मतलब ये नहीं देखता है सही है गलत है. अल्कोहल कंज्यूम करना अच्छी बात है बुरी बात है फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मजा आ रहा है कंज्यूम करके, तो यूटिलिटी है उसमें. ऐसा मार्जिनल यूटिलिटी. अब तक जो हमने सीखा ना दोस्त, बिल्कुल काम का नहीं था, अभी काम का है. सारी बातें काम की, एकदम मस्त भाई की ध्यान देंगे आप. तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. मार्जिनल यूटिलिटी को अगर आपको एनालाइज करना है तो पहले समझना पड़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहता. मार्जिनल यूटिलिटी अगर समझना है तो पहले समझना पड़ेगा यूटिलिटी क्या रहता है. यूटिलिटी क्या रहता है हमने देख लिया, वांट सेटिस्फाइंग पावर. अब पहले टाइप का जो यूटिलिटी आता है वो होता है टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी मतलब सम ऑफ यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम ऑल द यूनिट्स कंज्यूम्ड. मैंने अगर 4 ग्लासेस पानी पिया, तो हर ग्लास के पानी में पीने के बाद मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिला, सबको अगर ऐड कर देंगे तो टोटल यूटिलिटी मिलेगा. तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या? चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ दैट गुड्स और सर्विस. कोई भी एक यूनिट कंज्यूम अगर मैं एक्स्ट्रा करूं, जैसे कि समझ फॉर एग्जांपल मैंने 2 गुलाब जामुन खाए तो मेरे को 25 खुशी मिली. अब तीसरा जब खाया तो मेरी टोटल खुशी 40 हो गई. इसका मतलब तीसरा खाने पे कितनी खुशी मिली मेरे को? 15. तो दैट 15 इज मार्जिनल यूटिलिटी. इसको कैसे कैलकुलेट करा जाता है? 3 गुलाब जामुन का टोटल यूटिलिटी माइनस 2 गुलाब जामुन का टोटल यूटिलिटी. रिलेशनशिप क्या होता है टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी में? ये ग्राफ आपको बता देगा. टोटल यूटिलिटी राइजेस एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव. ध्यान से देख मेरे दोस्त, यहां पर मैंने मार्जिनल यूटिलिटी बनाया. क्या मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रहता? ऑफ कोर्स. क्या ये 0 हो सकता है? ऑफ कोर्स. क्या ये नेगेटिव हो सकता है? हाँ. तो TU बढ़ते 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 ही रहेगा. कब तक बढ़ेगा? जब MU पॉजिटिव है. जैसे ही MU नेगेटिव गया TU गिरना शुरू हो जाएगा. TU डिमिनिशेस थ्रू MU डिमिनिशेस थ्रू. ये तो जिंदगी में जब से पैदा हुआ तब से गिरी हुई काम कर रहा, मतलब गिरते जा रहा. व्हेन MU इज 0, जब MU 0 है तो TU मैक्सिमम है, इसको बोलते सैचुरेशन पॉइंट. और जब MU नेगेटिव तो TU डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा. अब ये जो MU है, MU इज द स्लोप ऑफ TU कर्व. इसको याद रखेंगे, MU इज द स्लोप ऑफ TU कर्व. जितना MU गिरते जाएगा TU भी उतना गिरे हुए काम करेगा. ये जितना गिरा हुआ है उतना ये भी गिरा हुआ है. यानी MU पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. इतना था रिलेशन. बड़ा सिंपल है, होपफुली आपको याद रहेगा. एक बार फिर से अगर देखने का ट्राई किया
तो शुरुआत में ये गिरता है लेकिन ये बढ़ता है। ये कब तक बढ़ेगा? जब तक ये पॉजिटिव रहेगा। जैसे ये नेगेटिव गया ये गिरना शुरू हुआ। जब ये जीरो होता है तो ये मैक्सिमम होता है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ये थ्रू आउट गिरने वाला, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इतना ही देखना था बस। आगे बढ़ जाते। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन अ सिंगल कमोडिटी केस। एक ही कमोडिटी अगर देखने गए तो उसके केस में इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? तो जब इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। इसके लिए एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी, क्वांटिटी। मैं अगर पहला खरीदा ना तो मेरे को 20 खुशी मिल रही, लेकिन वो 10 रुपए में मिल रहा, तो और खरीदूंगा क्या? हाँ। अगर 2 खरीदा तो मेरे को दूसरा खरीदते वक्त 15 खुशी मिल रही, लेकिन ये मेरे को 10 में मिल रहा, तो और खरीदूंगा क्या? हाँ। जब तीसरा खरीदा तो मेरे को 10 खुशी मिली और मिल भी कितने रहे में? 10 में मिल रहे, तो और खरीदूंगा क्या? नहीं। 3 क्वांटिटी खरीदूंगा मैं, तो इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी यानी प्राइस इक्वल हो जाएगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी यानी प्राइस इक्वल हो जाएगा, उस केस में इक्विलिब्रियम आने वाला है सिंगल यूटिलिटी के केस में। यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखने का, mu ऑफ x अपॉन mu ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x अपॉन p ऑफ y। ये इसका ग्राफ बनेगा। ग्राफ कैसे बना? प्राइस तो चेंज नहीं हो रहा, हर बार 10 10 10 10 10 10। इसका ऐसे ग्राफ बना, mu गिरते जा रहा, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया। जालो इस केस पे, इस पॉइंट पे mu इज इक्वल टू प्राइस। बढ़ते आगे। अब कंज्यूमर सरप्लस, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या बोलता है कि अगर मैं कोई चीज 10 रुपए में खरीद सकता हूं लेकिन मेरे को उससे 20 खुशी मिल रही, तो वो जो एक्स्ट्रा है ना, उस एक्स्ट्रा चीज को बोला जाता है कंज्यूमर सरप्लस। जैसे यहाँ पे आप कंज्यूमर सरप्लस बता सकते हो मेरे को, इसका 10 कंज्यूमर सरप्लस आ गया, इस क्वांटिटी पे 5 कंज्यूमर सरप्लस आ गया और यहाँ पर 0। तो ये भी डेफिनेशन बोला जा सकता है कि जब कंज्यूमर सरप्लस 0 है तब इक्विलिब्रियम पे है, ये भी बोल सकते हैं अपन। बढ़ते आगे। तो कंज्यूमर सरप्लस मतलब क्या? व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे 20 माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज, व्हाट ही एक्चुअली पेज 10। इसलिए दोनों को माइनस करके जो मिला वो कंज्यूमर सरप्लस मिला। उसका डायग्राम बड़ा प्यारा होता है कि ये मेरा डिमांड कर्व, ये मेरा प्राइस, ऐसे इक्विलिब्रियम निकाला था। यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया तो इसके ऊपर का जो एरिया आ जाता है वो एरिया रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर सरप्लस। लेकिन इस कंसेप्ट के कुछ लिमिटेशंस है। जो अपन बोल रहे हैं ना मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी एनालिसिस, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ये जो कंसेप्ट है इसका पहला तो लिमिटेशन है कि हाइपोथेटिकल एंड इल्यूजरी। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी दुनिया में हो सकता है, क्योंकि रियल लाइफ में सरप्लस पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यूटिलिटी पता कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है सरप्लस? सिंस इट इज डिफिकल्ट टू मेजर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। मार्जिनल यूटिलिटी मेजर करना महत्वपूर्ण है। नेसेसरीज के केस में तो सरप्लस हमेशा इनफाइनाइट होगा, क्योंकि पानी अगर मेरे को खरीदना है तो जीने के लिए पानी जरूरी है। मैं जितनी मेरी पूरा वेल्थ में देने को तैयार है, लेकिन पानी तो खरीदना ही पड़ेगा। इस वजह से इनफाइनाइट हो गया इसका कंज्यूमर सरप्लस। अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट पे अफेक्ट होता है लेकिन यहाँ पर कहीं पे उसका जिक्र ही नहीं हुआ सब्स्टिट्यूट का, इस वजह से मजा नहीं आया मेरे को। नो सिंपल रूल फॉर डिराइविंग यूटिलिटी स्केल, यूटिलिटी कितना मिला वो पता करने के लिए कोई रूल बनाया नहीं उन्होंने बस बोला यूटिलिटी पता कितना है। सीएस कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस कैनॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि मनी का तो मार्जिनल यूटिलिटी चेंज होते रहते हैं कि मेरे लिए 100 रुपए की वैल्यू और आपके 100 रुपए की वैल्यू अलग है। आपके लिए 100 रुपये मतलब कुछ भी नहीं, मेरे लिए 100 रुपये मतलब वो 5 दिन की कमाई मेरी। तो मेरे लिए 100 रुपये बहुत ज्यादा है, आपके लिए 100 रुपये बहुत कम। तो अगर ये ऐसा है तो कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालेंगे अपन बरोबर? क्योंकि आपके लिए कंज्यूमर सरप्लस, आप तो कोई चीज के लिए 20 रुपए हाँ ले ले, लेकिन वही चीज के लिए मेरे को लगता है यार 20 बहुत हो गए, तो मेरा सरप्लस अलग आपका अलग, तो ऐसे निकलने का कैसे फिर? इसलिए ये लिमिटेशन है इधर।
क्योंकि ऊपर के जिंदगी में घोटाला है तो कुछ तो नवा कंसेप्ट निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हमने निकाला इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के पहले हमने क्या देखा था, कंज्यूमर सरप्लस, और उसके पहले हमने देखा था मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो इसके साथ साथ है ना आप क्या क्या टॉपिक सीख रहे हैं ये देखते चलो। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस देखा, उसके बाद कंज्यूमर सरप्लस देखा, दोनों के लिमिटेशंस है, इसलिए अपन अभी देख रहे इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस बड़ा सोपा, बड़ा प्यारा, मजेदार कंसेप्ट है। ये तो पहली बात ऑर्डिनल यूटिलिटी है, वो कार्डिनल था, वो बोला नंबर में मेजर कर, वो बोला पागल है क्या, नंबर में मेजर नहीं कर सकते, बोला ठीक है तेरे को नवा मेथड देता मैं जो नंबर में मेजर न को करूँ तो उसको ऑर्डर पे लगा, तो इसको नंबर में मेजर नहीं करना पड़ता है, ये ऑर्डिनल है, वो कार्डिनल था उसको नंबर में मेजर करना पड़ता था। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, तो इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है वाओ कंपनी इज अ कंपनी, तो इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच रिप्रेजेंट्स ऑल दोस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स एंड सर्विसेज विच गिव सेम सेटिस्फैक्शन। वो सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्बिनेशंस जो मेरे को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। वैसे अपन रिवाइज कर रहे हैं लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि अगर मैं बोलूं कि 5 गुलाब जामुन आणि 2 पैटीज खाने से जितनी खुशी मिलेगी उतनीच 3 गुलाब जामुन 3 पैटीज खाने से मिलेगी, उतनीच 1 गुलाब जामुन 5 पैटीज खाने से मिलेगी। तो चाहे ये है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा। तो इसको जब मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा 1 5 5 1 नहीं 5 2 3 3 1 5, तो ये जो कर्व बना इसको क्या बोलेंगे अपन, इंडिफरेंस कर्व। उसी का एनालिसिस के बारे में सीखना है। अब एक साथ जब बहुत सारे कर्व्स लगा दूंगा तो उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व का मैप। तो ये एक और आ गया। अब इसमें बस आपको क्या समझना है कि कर्व में जैसे ऊपर जा रहे अपन, वैसे वैसे उसका यूटिलिटी बढ़ते जा रहा, ज्यादा मजा आएगा। तो एमआरएस क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। ये क्या बोला, द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज प्रिपेयर टू एक्सचेंज गुड्स X and Y holding level of satisfaction constant is falling। MRS falling होता है। इसका मतलब क्या कि पहले 2 छोड़ के मैंने बोला है चल 1 दे मेरे को एक्स्ट्रा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब 2 के जगह पे मैं 2 एक्स्ट्रा लूंगा, है ना। तो MRS बस इतना याद रख, MRS इज फॉलिंग, उसका तुमको इधर काम आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकता, ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स मतलब ऐसा, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। घटिया सा एग्जांपल दिया था मैंने याद रखने को। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना ऊपर जाओगे मैप में तुम उतना सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा। एंड इंडिफरेंस कर्व विल नेवर टच द एक्सिस। ये इधर भी टच नहीं हो रहा, ये इधर भी टच नहीं हो रहा, इट विल नेवर टच द एक्सिस। 5 थे डाउनवर्ड स्लोपिंग, उधर दूसरा नेवर इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट नहीं करे। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा मजा आएगा, यानी कभी एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब इसमें कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों रहता कि एमआरएस इज डिमिनिशिंग, फॉलिंग एमआरएस की वजह से कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है और टच नहीं करेगा एक्सिस को। Therefore the consumer will try to reach the highest point possible। अब क्योंकि जितना ऊपर जाऊंगा उतना ज्यादा मजा आएगा, तो मेरा तो इंटेंशन है कि ऊपर से ऊपर चला जाऊं, लेकिन ये चीजें खरीदने को भी तो पैसा लगता ना, चीजें खरीदने को पैसा लगता, तो वो मेरे पास है नहीं। तो इनको बोला जाता है बजट कंस्ट्रेंट्स। 2 बजट कंस्ट्रेंट्स है, पहला तो पैसा देना पड़ता और दूसरा पैसा है मेरे पास लिमिटेड। इस वजह से मेरे को अगला कंसेप्ट सीखना पड़ा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बजट लाइन याद है आपको, एक ऐसा लाइन बनाते जो मेरे को बताएगा मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना खरीद सकता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस पे एक सवाल आने वाला है इसलिए डिस्कस करते। ये बनाया मैंने बजट लाइन, इसका जो स्लोप है वो है समझ यहाँ पे 20, यहाँ पे 50। व्हाट डज दिस 20 रिप्रेजेंट? ये 20 बोलता है कि अगर Y गुड्स मैं सिर्फ Y खरीदूं और X एक भी नहीं खरीदूं तो मेरे को 20 खुशी मिलेगी, और ये अगर सिर्फ ये खरीदूं ही नहीं, मतलब ये 50 रुपए का है, ये 20 रुपए का है,
ये बोलता है बजट लाइन। वाई गुड्स 20 रुपए का है और एक्स गुड्स 50 रुपए का है। अब यहाँ पर मेरे को ये बनाने पड़ेंगे इंडिफरेंस कर्व मैप, और फिर मैं इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाऊंगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कब बोला जाएगा कंज्यूमर को? व्हेन ही इज डिराइविंग मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन एंड देयरफॉर इज इन नो पोजीशन टू अरेंज हिज परचेस ऑफ गुड्स। ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन उसको जहां पे मिलेगा उस जगह पे वो बोला जाएगा कि बाबा वो जिंदगी में इक्विलिब्रियम पे। दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ता है। पहला कि वो जो पॉइंट है वो बजट लाइन पर है, ऑन मतलब बजट लाइन पे होना चाहिए वो पॉइंट, और दूसरा हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पॉसिबल पे होना चाहिए। जैसे कि ये पॉइंट बजट लाइन पे है, हाँ पहली क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुई, लेकिन क्या वो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व है क्या? नहीं, इसलिए दूसरी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुई, तो उसको अपन इक्विलिब्रियम पे नहीं बोलेंगे। यहां पर भी बजट लाइन पे है लेकिन हाईएस्ट पे नहीं है। ये जो पॉइंट है ये बजट लाइन पे भी है और हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पे भी, क्योंकि यहां पे तो इधर टच नहीं हो रहा, तो यहां पर अपन बोलेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पे भी होना चाहिए और बजट लाइन पे भी वो पॉइंट होना चाहिए, तब बोला जाएगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है। और एट इक्विलिब्रियम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला ये बन जाता है जो हमने पीछे भी सीखा था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इनटू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। और इक्विलिब्रियम पे कब होता है? इन शॉर्ट अगर बोलूं, ऊपर वो दो जो पॉइंट्स है उसको ग्राफिकली जब देखना है तो प्राइस लाइन या बजट लाइन टेंजेंट होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व को, प्राइस लाइन टेंजेंट होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व को। यहां पर कंज्यूमर होता है इक्विलिब्रियम में। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भारी है यूटिलिटी एनालिसिस से, कई को ये 4 पॉइंट्स की वजह से। ये जो अजम्पशन है ना कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते, इधर अजम्पशन की गरज नहीं, इधर यूटिलिटी को मेजर ही नहीं करना है। दूसरा, एक से ज्यादा कमोडिटी के बारे में पढ़े हो रही है एक साथ। तीसरा, मनी का जो मार्जिनल यूटिलिटी उसको कांस्टेंट पकड़ने का गरज नहीं है, क्योंकि मेरे को इससे पैसे का लेना देना ही नहीं खास। मेरे पास इसको ये जो बना रहा इसमें एक्स का यूटिलिटी वाई का यूटिलिटी मिल रहा है, मेरे को पैसे से लेना देना ही नहीं है, ये एक फायदा हो गया। हाँ, ये जो पैसों से लेना देना है वो तो मेरे पास कितना पैसा है ना, तो यूटिलिटी की बात नहीं हो रही उधर पैसों की। एंड इट सेग्रीगेट्स इनकम इफेक्ट फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये 4 बातें हैं जो काम की है, बाकी कुछ खास काम का नहीं। इसी के साथ दोस्तों अपना सेकेंड यूनिट रिवाइज करके हो गया। इसमें हमने 3, 4, 5 पता नहीं कितने सारी बातें सीखी। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, उसके बाद कंज्यूमर सरप्लस, फिर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हमने इंडिफरेंस कर्व मैप देखा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखा, बजट लाइन देखा, कंज्यूमर सरप्लस देखा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा। ठीक है, इतना था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वगैरह इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको अगर चाहो तो एक बार वीडियो फिर से देखना, मेरा भी वॉच टाइम बढ़ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।